नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जायसवाल। स्वागत है आप लोगों का स्टडी गुरु पर। आज हम लोग एक नई मुद्दे के बारे में बात करेंगे, जो इस समय चर्चा में है। क्या है वो नया मुद्दा? क्या है वो न्यूज़? तो वो न्यूज़ है, क्या दुनिया में आर्थिक मंदी आने वाली है? या कह सकते हैं कि आर्थिक मंदी आ गई है? जी, चलिए इसके बारे में बेशक से हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। जानते हैं कि न्यूज़ एजेंसियों में क्या ये बात चल रही है, इसके बारे में क्या कहा जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं ना। बात करने से पहले आप लोग जाइए, मेरे स्टडी गुरु नाम का ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए। जितना से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मेरी ग्रोथ बढ़ेगी। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम भी यही है, इससे जाके जुड़ जाइए। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि आर्थिक मंदी के आने के कारण क्या-क्या हो सकते हैं। मतलब आर्थिक मंदी आती कैसे है? क्यों इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है? तो जब किसी देश का इकोनॉमिक ग्रोथ नेगेटिव में चला जाए, जैसे आप लोगों ने अधिकतर न्यूज़ एजेंसियों में सुन रखा होगा कि आज फिच संस्था ने या किसी और संस्था ने हमारी ग्रोथ रेट की रेटिंग कर रखी है, या आरबीआई ने हमारी ग्रोथ रेट की रेटिंग कर दी है कि हमारी ग्रोथ रेट अगले साल 8% की रेट से बढ़ेगी या घटेगी, या 7% की रेट से बढ़ेगी या घटेगी। तो इस तरह की जो संस्थाएं हमारी रेटिंग करती हैं, यही बताती है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ यानी हमारी जीडीपी किस प्रकार से मूव करेगी, किस हिसाब से ग्रोथ करेगी। तो अब नेगेटिव में चला जाए, मैंने कहा इकोनॉमिक ग्रोथ कि जैसे 8 से 7 हो जाए, या 7 से 6 हो जाए, या 6 से 5.5 हो जाए। तो इस तरह जब एकदम निचले स्तर पर पहुंच जाए, अर्थात किसी भी देश की ग्रोथ रेट एकदम से नीचे जाने लगी, तो इसे ही कहा जाता है आर्थिक मंदी, यानी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया है। या कह सकते हैं कि देश में प्रोडक्शन में धीरे-धीरे कमी हो जाना, जिससे मैन्युफैक्चर सेक्टर में कमी आ जाएगी। जब मैन्युफैक्चर सेक्टर में कमी आ जाएगी, तो रिटेल यानी फुटकर बाज़ार में भी कमी देखने को मिलेगी। इससे जब कमी देखने को मिलेगी, तो उससे प्राइस हाइक होंगे, चीज़ें महँगी होंगी, क्योंकि जब मैन्युफैक्चर में प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि उनको प्रॉफ़िट होगा नहीं, वो बनाना बंद कर देंगे, कंपनियाँ बनाएँगी नहीं, उनको लॉस हो रहा है। तो वही चीज़ें मार्केट में आएँगी ही नहीं, सामान जब फुटकर बाज़ार में हम लोग लेने जाएँगे। तो जब सामान नहीं होंगी, तो जो कम चीज़ें रहेंगी, तो उनकी चीज़ें स्वतः ही बढ़ जाएँगी, है ना? जिससे बहुत सी चीज़ें महँगी हो जाती हैं। कभी-कभी और अधिकतर हमें देखने को मिलेगा कि जब मार्केट में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, यानी कंपनियों पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उन्हें प्रॉफ़िट नहीं हो रही है, तो फिर वो अपनी कंपनी से ऐसे लोगों को जॉब से निकालने लगते हैं, जो मतलब ग्रोथ नहीं कर रहे हैं, उन छँटनी करने लगते हैं एक प्रकार से। वो भी देखेंगे कौन ग्रोथ कर रहा है, कौन ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उनको उस कंपनी से वो लोग नौकरी से निकालने लगते हैं। तो प्राइवेट जॉब से भी या सरकारी जॉब से तो नहीं, प्राइवेट जॉब से ही लोग अधिकतर निकाल दिए जाते हैं कंपनियों से, या किसी भी बड़ी-बड़ी आईटी कंपनियों में। तो जब इनकम पर लोगों के असर पड़ने लगता है, जिससे जब लोग निकालने लगेंगे और मैन्युफैक्चर सेक्टर में प्रोडक्शन नहीं होगा, और वहाँ पे मज़दूर लेबर काम नहीं करेंगे, लोगों को नौकरियों से निकाल दिया जाएगा, तो जब महँगाई बढ़ जाएगी, तो लोगों की इनकम पर भी तो असर पड़ेगी। जब हमें जॉब मिल नहीं रही है और खर्चे अधिक होते जा रहे हैं, चीज़ें अधिक महँगी होती जा रही है, तो हमारी इनकम बढ़ ही नहीं रही है, हमारी इनकम पर भी असर पड़ रहा है। तो हम लोग खर्च करना कम कर देते हैं। तो लोग जब छोटे लोग होते हैं, या हम लोग अधिकतर क्या होते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, वो अपने खर्चे को सीमित कर लेती है कि भाई हमारी इनकम बढ़ ही नहीं रही है, हमें प्रॉफ़िट हो नहीं रहा है, हमें नौकरी मिल नहीं रही है, तो हम खर्चा अब करेंगे नहीं। हम खर्चा तब करते हैं ना, जब हमारे पास पैसे होते हैं। जैसे दिवाली इस समय आने वाली है, तो दिवाली में कौन लोग खर्चा करेंगे? जिनके पास पैसे होंगे, छोटे लोग होंगे, तो उनके लिए दिवाली तो वैसे भी चली जाएगी, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो वो मार्केट में क्या खरीदने जाएँगे, चाहे जितनी अच्छी मार्केट हो। जिनके पास पैसा होता है वही लोग खरीदते हैं। तो जब इनकम पर लोगों के असर पड़ने लगता है, लोग खर्च करना कम कर देते हैं। जब लोग खर्च करना कम कर देते हैं, तो इससे भी मार्केट की एक्टिविटी पर असर पड़ने लगता है। भाई जब अधिकतर लोग मार्केट में पैसा ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, सामानें लेंगे नहीं, जब चीज़ें महँगी रहेंगी, तो उससे भी जो मार्केट की एक तरलता होती है, यानी लिक्विडिटी होती है, जो एक्टिविटी होती है, जब हम लोग खरीदते हैं, तो वो सामान बिकता है, तो वहाँ पे मैन्युफैक्चर में प्रोडक्शन होता है, तो सामान बन के आता है, फिर उससे उनको प्रॉफ़िट होता है, लोगों को जॉब क्रिएट होती है। जब इन सब चीज़ों पे हम लोग का मार्केट की एक्टिविटी को ही हम ही लोग बरकरार रखते हैं। जब जैसा अभी कोरोना के टाइम पे आप लोगों ने देखा था कि घर में सब लोग इकट्ठे सिमट के बैठ गए थे। कोई मार्केट सारी क्लोज़ हो गई थी, सब कुछ धड़ाम हो गया था, क्योंकि लोग उसी सीमित दायरे में रह रहे थे, सीमित चीज़ों का ही यापन कर रहे थे, सीमित जीवन जी रहे थे। तो मार्केट अब कोरोना के टाइम पे एकदम मार्केट धड़ाम हो गया, क्योंकि लोग खरीद नहीं रहे। अब देखे थे कितने लोग अब लेबर मज़दूर अपने-अपने घरों को पलायन कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर्ड कंपनी में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो उनका काम ही नहीं हो रहा है। तो जब और वहाँ के मालिक लोग उनको जॉब से निकाले दे रहे हैं, तो वो लोग अपने घर को चले जा रहे हैं। तो इससे भी
यही एक्टिविटी होती है कि हम लोग जो खरीदते हैं तो उससे मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहती है, चाहे वो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें या ऐसे मार्केट में बाज़ार में देखें, देखते होंगे कि भीड़ रहती है ना, तो भीड़ रहती है तो मार्केट में ऐसे ही तो ये एक्टिविटी बनी रहती है, तो उससे असर पड़ने लगता है। इसी को जब इससे एकदम मार्केट में मंदी का भाव छा जाता है, जब हम लोग कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं, तो ये इकोनॉमिक स्लो डाउन कहलाता है। अब इसके कारण क्या हो सकते हैं? तो कारण आर्थिक मंदी के कई संकेत हो सकते हैं। जैसा कि अभी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा है कि दुनिया को आर्थिक मंदी की तैयारी कर लेनी चाहिए। गूगल, अमेज़न, फेसबुक आप लोग देख रहे होंगे, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो आईटी सेक्टर की, वो अपने जॉब से लोगों को निकाल रही हैं, छँटनी कर रही हैं। अभी पिछले साल की रिपोर्ट थी कि फेसबुक ने अपने कई कर्मचारियों को जॉब से निकाल दिया। एप्पल ने अपने कई कर्मचारियों को जॉब से निकाल लिया। अभी विप्रो कंपनियों ने भी 300 कर्मचारियों को अपने जॉब से निकाल दिया था। हालाँकि उसका एक अलग मुद्दा था, वो एक अलग विषय था, लेकिन इसी तरह कंपनी उसे जॉब से निकाल देती हैं। दूसरा का क्या कारण हो सकता है? रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इससे भी रूस यूक्रेन का युद्ध से कैसे इफ़ेक्ट पड़ रहा है? क्योंकि देखो यूक्रेन जो है वो गेहूँ का कटोरा एक तरीके से कहा जाता है, वहाँ पे गेहूँ का उत्पादन होता है। जब कई 2 देश आपस में युद्ध करते हैं, तो उससे बहुत चीज़ें, इस समय दुनिया ग्लोबलाइज़्ड है, जब 2 देश युद्ध करते हैं तो एक दूसरे पर निर्भर हैं। किसी को उससे गेहूँ मिल रहा है, तो किसी को उससे तेल मिल रहा है। रूस से तेल ठप हो गया है, गैस की आपूर्ति ठप हो गई है, जो पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को गैस और तेल की आपूर्ति करता था। तो इससे उनकी इकोनॉमी पे अब इस समय का आप देख लीजिए, ब्रिटेन वगैरह का हाल एकदम जो है महँगाई की चरम स्थिति पर, यानी वहाँ का जो पाउंड है वो एकदम निचले स्तर पर जा रहा है। सब चीज़ उनकी वैल्यू, करेंसी की वैल्यू घटती हुई चली जा रही है। बहुत ज़्यादा यूरोपियन यूनियन में तो बहुत ज़्यादा महँगाई चरम पर इस समय चल रही है। क्यों? इसी रूस यूक्रेन के युद्ध के वार की वजह से। कोरोना महामारी इससे पहले जैसे 2 साल पहले आई, मैंने भी आपको बताया कि कोरोना महामारी में लोग घर में सिमट गए थे, तो इससे महँगाई बढ़ती है। सप्लाई चेन में बाधा आ जाना, यानी वार की वजह से सप्लाई चेन जो एक चलती है कि एक देश से दूसरे देश को माल पहुँचाना, एक्सपोर्ट करना, इम्पोर्ट करना, इन सब में बाधा आ जाना। क्रूड ऑयल में बढ़ोतरी, इस समय पेट्रोल के आप प्राइस देख ही रहे हैं पिछले साल से कितने, जबकि कोरोना महामारी में ये एकदम डाउन थे, लेकिन उसके बाद से फिर जैसे एक्टिविटी चालू हुई तो क्या हुआ, पेट्रोल के दाम एकदम से बढ़ने लगे। तो इसकी वजह से जब इसका सीधा इफेक्ट आपके जीवन पे पड़ता है। जान लीजिए पेट्रोल का अगर प्राइस हाइक होता है, यानी बढ़ता है, तो पेट्रोल से भारत में कई चीज़ें ही उत्पादित की जाती है। अधिकतर फैक्ट्रियाँ, अधिकतर मशीनें, कारखाने पेट्रोल और डीजल से ही चलते हैं। जब इनके रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी तो इससे जो प्रोडक्शन होगा, जब प्रोडक्शन होगा, इनके रेट में बढ़ोतरी है, तो जब प्रोडक्शन होगा तो प्रोडक्शन में भी कंपनियां प्रॉफिट कमाएंगे, तो प्रॉफिट के लिए वो भी उनका प्राइस बढ़ा देती हैं, और वो जब प्रॉफिट बढ़ाने के लिए वो प्राइस हाइक कर देती हैं, तो वही चीज़ मार्केट में आती है। मार्केट वाला भी अपना प्रॉफिट चाहता है, तो वो भी उसको उसी उच्च दाम पे बेचता है, तो जिससे फिर हमें महंगाई को देखने को मिलती है, जिससे हमें वो चीज़ें महंगी मिलती हैं। तो इसलिए क्रूड ऑयल की, यानी पेट्रोल और डीजल का हमारे जीवन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, यानी मार्केट में बहुत इफेक्ट पड़ता है। महंगाई इससे भी बहुत ज़्यादा नियंत्रित होती है। अमेरिका द्वारा रूस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना, जैसे सैंक्शंस लगा दिए जाते हैं, प्रतिबंध लगा दिए देते हैं एक देश पर, तो उससे भी कई दिक्कतें हो जाती हैं कि अब मान लो हमें तेज़ गैस रूस से मिल रहा था सस्ते दामों पर, तो उस पर अमेरिका ने वार की वजह से प्रतिबंध लगा दिया है, तो अब उससे हम खरीद नहीं सकते, अब हमें दूसरे देश से खरीदना पड़ेगा। अब वो महंगा दे रहा है, सस्ता दे रहा है, ये तो उस पर डिपेंड करेगा। फिर उसके बाद वहाँ का ट्रैवल हमें कितना, मान लो ये हमारे पास में था तो हम इससे मंगा लेते थे, अब हमें कितने दूर जाना पड़े किस देश से, तो उसकी ट्रैवलिंग के लिए खर्चे उसमें जोड़े जाते हैं, यानी उसका टैक्स, दूसरे देश के टैक्स भी उसमें जोड़े जाते हैं, कितना वो परसेंट ले रहा है, तो इससे भी महंगाई बढ़ती है। और तीसरा है मतलब छठवां है क्रूड ऑयल के बड़ी कीमतों से महंगाई, तो मैंने आपको बता दी। इनकम में बढ़ोतरी ना होना, जैसे मैंने बताया कि जब हमें मैन्युफैक्चर्ड सेक्टर में जॉब्स में लोग को निकाल दिया जाता है, वहाँ मैन्युफैक्चर्ड कम होने लगता है, प्रोडक्शन नहीं होता है, तो महंगाई बढ़ती है, तो जिससे लोगों को इनकम में बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ये कई कारण थे जो महंगाई को आर्थिक मंदी के संकेत देते हैं कि इस तरह पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आएगी, और इससे हर देश इफेक्ट होगा। इस समय पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इफेक्ट है, अमेरिका में भी महंगाई चरम पर है। इसलिए जब लोग सेविंग मोड पर चले जाते हैं, अर्थात खर्च करना कम कर देते हैं, मैंने बताया ना कि जैसे इनकम हमारी कम हो गई तो हम लोग क्या करते हैं कि सेविंग मोड, अब भैया अभी खर्च नहीं करना है, ये सामान नहीं लेना है,
चाहे भले जितनी बड़ी दिवाली सेल चल रही, लेकिन पता है कि अभी जब हमारी इनकम ही नहीं हो रही तो हम क्यों खर्च करेंगे भाई। हमने क्या बताया, गरीब क्यों नहीं खर्च करता, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो चाहे जितने अच्छे त्यौहार आ जाए दिवालियों में, चाहे जितनी चकाचौंध चली जाए, आप शहरों में देखते हैं चकाचौंध रहती है, लोग खरीदते हैं, लेकिन गाँव में चले जाइए तो लोग नहीं खरीदते, क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं है, उतनी इनकम नहीं है ना। तो इसी तरीके से जब लोग सेविंग मोड पर चले जाते हैं तो इससे भी मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाती है। जब लिक्विडिटी कम हो जाती है तो बाजार में चीज़ें बिकना कम हो जाती है और कंपनियां प्रोडक्शन कम कर देती है और कर्मचारियों की छटनी करने लगती है। ये मैंने आपको बताया। इससे बेरोजगारी भी बढ़ने लगती है। अब जब लोगों को नौकरी नहीं मिलेगी तो बेरोजगारी इसका सबसे बड़ा मुद्दा है, आपको बेरोजगारी देखने को मिलने लगती है। अब मंदी के पैरामीटर क्या हो सकते हैं ना, मंदी के पैरामीटर, ये चीज़ें तो मैंने आपको बता दी। कोरोना महामारी, रूस यूक्रेन, और महंगाई होता, कर्ज कर्ज भी महंगा होता चला जाता है, क्योंकि आरबीआई भी अपने रेट को बढ़ाने लगती है, क्योंकि महंगाई को उसको नियंत्रण करना रहता है। अब मान लो जैसे पहले आपको बैंकों से सस्ते लोन मिल जाते थे, अब जब महंगाई बढ़ी तो आरबीआई क्या करती है, इस पर रेगुलेशन करती है, तो बैंकें भी हमारा ब्याज जो इंटरेस्ट रेट दे रही थी वो महंगा कर देती हैं, जिससे लोग ईएमआई चुकाने में भी उनको दिक्कतें होने लगती, क्योंकि उनकी इनकम में इजाफा नहीं हुआ है ना। इनकम में इजाफा नहीं हुआ है, बैंक इंटरेस्ट में इजाफा हो गया है, चीज़ें महंगी हो गई हैं। तो ये सब महंगाई के पैरामीटर हो सकते हैं। और पैरामीटर क्या हो सकते हैं कि लगातार जीडीपी की 2 तिमाही ग्रोथ निगेटिव रहती है। सबसे बड़ा मेन पैरामीटर यही है कि किसी भी देश की जीडीपी की ग्रोथ जो होती है हर तिमाही निकाली जाती है, एक साल में 4 बार निकाली जाती है। तो तिमाही ग्रोथ निगेटिव रहती है, यानी कि 2 बार लगातार, पहली तिमाही भी निगेटिव गई, दूसरी तिमाही भी 6 महीने लगातार चली जाती है निगेटिव। तो इससे मान लिया जाता है कि अब आर्थिक मंदी आ चुकी है, आर्थिक मंदी आने वाली है। इसे मंदी का ही संकेतक कहा जाता है। ये सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके लिए मेंस राइटिंग में या और भी कई चीज़ों पे प्रीलिम्स के क्वेश्चन में ये काम दे सकती हैं। तो ये आर्थिक मंदी का सबसे बड़ा संकेत होता है। और अचानक से या तो इकोनॉमिक में झटका लग जाए, कैसे? अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ। 2008 में आपने ले आज जाकर गूगल करिएगा, लेमैन ब्रदर्स नाम से अमेरिका में एक सबसे बड़ी बैंक थी। यानी उस बैंक का साख आप गुडविल इतनी समझ सकते हैं जैसे अभी अपने यहाँ एसबीआई की साख है। एसबीआई सबसे बड़ा बैंक है, इस तरह लेमैन ब्रदर्स वहाँ की सबसे बड़ी बैंक थी। अब वहाँ की लेमैन ब्रदर्स अचानक से उतना इतना कर्जा बांट दिया, 2008 में इतना कर्जा बांट दिया कि उसने अमेरिका की सरकार को कह दिया कि अब हमें मतलब जो हमने कर्जा बांटा वो पैसा हमें मिल नहीं रहा है, और अब हम बैंक को चलाने की स्थिति में नहीं है, यानी हम किसी तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो अचानक से जब उसने कहा, जब वो बैंक डूबी, यानी जब पैसा बांट देती है और जब उसे पैसा वापस नहीं मिलता, तो पैसा नहीं मिला तो बैंक तो डूब गई, काम खत्म हो गया, बैंक का काम खत्म, क्योंकि वो आपके पैसे ही पे चल रहा है, उसको पैसा ही नहीं मिला। जैसे हम ही अभी किसी से पैसा ले लें और उसे पैसा ना दे, उसको उसकी ज़रूरत है, उसको पैसा ना दे, तो फिर उसका काम तो खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह लेमैन ब्रदर्स का भी 2008 में इसी तरह का सबसे बड़ा इकोनॉमिक रिसेशन आया था। 2008 में आर्थिक मंदी का अमेरिका में सबसे बड़ा कारण यही था। उसकी वजह से पूरे विश्व में, वर्ल्ड में आर्थिक मंदी को झेलना पड़ा था। 2000 में काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी, बड़ी बड़ी कंपनियों ने जॉब जीना बंद कर दिया था, बेरोजगारी इतने चरम स्तर पर थी। लेमैन ब्रदर्स के डूबने पर सोच लो वो किस देश की घटना घट रही है, और आपके देश पर भी उसका असर पड़ रहा है। तो ये आजकल के टाइम में तो हर चीज़ ग्लोबलाइज्ड है, तो इसका असर तो पड़ना ही पड़ना है। ये इकोनॉमिक को झटका लग जाए, जैसे अभी क्या हुआ, चीन में एक हाउसिंग प्रॉपर्टी की कोई बड़ी कंपनी थी, वहाँ वो भी इसी तरह से धड़ाम हो गई। उसने इतने ज़्यादा फ्लैट्स बनवा दिए, बिल्डिंग्स खड़ी कर दी, यानी उसके फिर लेने वाले को नहीं रहे, और लेने वाले को नहीं रहे तो उसने जो इन्वेस्ट किया उनका कर्जा नहीं चुकाया, पैसे नहीं दिए, तो इसी तरह वो भी डूबने के कगार पर, उसने भी हाथ खड़े कर दिए कि सरकार को, उसकी वजह से, यानी अब उसमें उनका जिनका जिनका पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने स्टील दिया है, जिन्होंने सीमेंट दी है, जिन्होंने जो भी दिया, उनको उसका पैसा नहीं मिला, तो वो भी बेचारे फंसे रह गए ना। तो इसी तरह तो इकोनॉमी को झटका लगता है जब अभी जैसे इसी अपने भारत में कोई बैंक है, या मान लेता हूँ एग्जांपल के तौर पर एचडीएफसी बैंक है, उसने आपको कस के आपसे पैसे ले लिए, व्यापार कर रहा है, अपना बैंक बना रखा है, अच्छी साख है, वो अचानक से लेके पैसे उड़ लेता है, भाग लेता है, किसी दूसरे देश को चला जाता है, तो आपके पैसे डूब गए। तो इससे जो इकोनॉमिक, यानी भारत की इकोनॉमी बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि उससे आपके पैसे उसमें लगे थे, उससे कई कार्यक्रम चल रहे थे, तो इससे साख पर बहुत बड़ा झटका लग जाता है। मैंने आपको बता दिया लेमैन ब्रदर्स का डूब जाना। जब कोई देश लोन चुकाने में असमर्थ हो जाए, जैसे श्रीलंका का हाल आपने देखा कि श्रीलंका को जो लोन मिला था, उसके अपने जो भी नीतियाँ रही होंगी, उन नीतियों के कारण उसका पैसा उन्होंने मतलब पैसे नहीं जुटा पाए, तो दूसरे देश को जो कर्ज ले रखा था उनका कर्ज नहीं दे पाए। तो इससे भी इकोनॉमिक रिसेशंस आता है। किसी भी देश की कोई बड़ी कंपनी का अचानक से खत्म हो जाना भी आर्थिक मंदी का कारण बताता है। जैसे मैंने अभी आपके चीन के उदाहरण दिया कि वहाँ की हाउसिंग कंपनी को अचानक से
ख़त्म हो गए, यानी उसने कह दिया कि मैं अब दिवालिया हो गया हूँ, मैं अब पैसा नहीं दे सकता हूँ। तो ये कई बड़े कारण थे। अभी आरबीआई ने ऐसा ही संकेत हमारे साफ-साफ आरबीआई की रिपोर्ट की, भी परसों की रिपोर्ट है, उसने कई न्यूज़ पेपरों ने कवर किया। उसने बताया है कि आर्थिक मंदी भारत में आने वाली है। भारत में क्या, यानी यहाँ की जीडीपी रेट अब बहुत कम हो चुकी है। तो और मतलब यहाँ की जीडीपी जो तिमाही ग्रोथ नेगेटिव आ रही है ना, तो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो कम हो रही है और ये इसके संकेत देखने को मिलते हैं। हालाँकि मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ। इसका असर होता है, लाइफ में पड़ता है, बहुत पड़ता है, सबकी लाइफ में पड़ता है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि ये कितने टाइम के लिए रहे, लॉन्ग टाइम के लिए है कि या शॉर्ट टाइम के लिए। अभी तक की जितनी आर्थिक मंदियाँ आई हैं, वो बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रही हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या 1.5 साल तक के लिए रही हैं और फिर उसके बाद वो सही हो जाता है। अभी कोरोना के टाइम आपने देख लो, 2 साल के लिए एक तरीके से वो आर्थिक मंदी का ही दौर था। कह नहीं सकते, लेकिन था ना कि आप लोग थे घर में। अब ये था, वो आप पे डिपेंड था, आप लोग घर में थे। तो चीज़ें तब मतलब एक पैंडेमिक के कारण वो नियंत्रित में थी। जब पैंडेमिक सही हो गया तो फिर से चीज़ें अचानक से हमारी इकोनॉमिक बूस्ट मार गई ना। जब आप लोग फिर मार्केट में मारेगी, वैसे भी मारेगी, बूस्ट मारती है इकोनॉमिक। जब एकदम से धड़ाम होती है, तो जब उठती है तो अचानक से उठती है। तो ये वी आकार की इकोनॉमिक कहलाती है कि एकदम से नीचे गिरी, स्लो डाउन हुई, फिर एकदम से बूस्ट मार देगी। तो ये इकोनॉमिक रिसेशन ऐसे ही आते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी ये चीज़ बता दी है। तो इसी तरह अब ये कई संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि आप सबसे बड़ा मेन कारण आपको मैंने बता दिया, कोरोना। और इस समय डॉलर के मुकाबले भी हमारा पैसा गिर रहा है, ये सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि पैसे की वैल्यू घटती चली जा रही है। हाँ, तो अब इस लेक्चर को मैं किसी और लेक्चर में बताऊंगा कि पैसा क्यों डॉलर के बराबर नहीं हो सकता, ये किसी और लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अभी पैसे क्यों गिर रहा है, ये भी सबसे बड़ा संकेत है, गिरता चला जा रहा है। तो इन्हीं सब कारणों से आर्थिक मंदी आती है। तो ये बहुत बड़े पैरामीटर थे और ये सब चीज़ें थी, आप लोग समझ गए होंगे, तो इसके लिए धन्यवाद। हाँ, तो अब मिलते हैं फिर इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छी सी जानकारी के लिए। ये थे आर्थिक मंदी के कई कारण। तो बस आप लोगों से